सबको राम राम भाई। सबका स्वागत, सबको नमस्ते। और आज 29 दिसंबर 2025 है, मंडे है। तो चैप्टर सब्जेक्ट चलेगा थ्योरी ऑफ सेपरेशन गिवन बाय डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर। और इसमें हमारा एक केस वाला चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 7, जिसमें केस डिस्कशन कर रहे हैं। और वो पुराना केस हमारा एक हो गया था शायद। हाँ, हाँ जी। पेज नंबर 87 पे आज हम हैं, केस नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं बड़े सर। और ये केस है केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है जी। तो केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म में कह रहे हैं 12 अप्रैल 1997 में आया केस। ए यंग फीमेल एज्ड 18 years, कॉमर्स ग्रेजुएट, कमिंग विद कंप्लेंट्स ऑफ 18 साल की फीमेल कॉमर्स ग्रेजुएट की हुई, इन कंप्लेंट्स के साथ आई। हाइपोथायरॉयडिज्म विद एक्सोप्थेल्मोस विद स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड सिंस 1990 1990 से ग्रसित करी थी। 1997 में आई और ये जब 11 साल की थी तब से ये ग्रसित कर रही है हाइपोथायरॉयडिज्म से। साथ में इसको एक्सोप्थेल्मोस हो रखा और swelling of thyroid gland. She was taking altroxin tablet one daily since 1990 and thyroid function test on 22 फरवरी 1997 showed 1990 से एल्ट्रोक्सिन टैबलेट ले रही है एक डेली। उसने 22 फरवरी 1997 में थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया तो उसने ये देखा कि T3 उसका 52 माइक्रोग्राम, T4 2.2, TSH मोर देन 150। T3 नॉर्मल होना चाहिए था 70 to 200, T4 होना चाहिए था नॉर्मल 5 to 13 और TSH नॉर्मल होना चाहिए था 0.3 से लेकर के 6.8 तक ज्यादा से ज्यादा। पेन इन, दूसरी कंप्लेंट है। अब कंप्लेंट फिजिकल क्या है? पेन इन लेफ्ट काफ मसल। पेन इन लेफ्ट काफ मसल। अब सर कह रहे हैं बिल्ट इस बच्ची की थी लीन थीन लॉन्ग नेक शार्प फीचर। इसको डैश लगा के सर ने कि इसका मतलब ये ट्यूबरकुलर डायथिसिस की तरफ इशारा है। पास्ट हिस्ट्री में इसको मम्स रहे 1988 से लेकर के 1989 तक एट द एज ऑफ 10 years। फैमिली हिस्ट्री इसकी मदर को गोइटर था, कोच रहा, कोच इन्फेक्शन, अंकल को गोइटर था। बड़े सर ने फिर डैश लगाया, ये भी ट्यूबरकुलर डायथिसिस की तरफ ही इशारा है। पर्सनल हिस्ट्री में कह रहे हैं एपेटाइट पुअर है, थर्स्ट इंक्रीज्ड, हैज टू कैरी ए वाटर बॉटल टू स्कूल और कॉलेज। इनके थर्स्ट इसकी एक्सट्रीम है। क्रेविंग में कह रहे हैं बड़े सर कि इसको क्रेविंग थी चीज की, बटर की, पिजाज की, ऑयली फूड की, स्वीट की, चॉकलेट की, आइसक्रीम की। एवर्जन था इसको साल्टी फूड से। अगर यूरिन, स्टूल और पर्सपिरेशन की बात करें तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं था। थर्मल्स इसके देखे गए तो थर्मल्स करें कैन नॉट बियर कोल्ड एट ऑल, टॉलरेंस टू कोल्ड इज सो लो दैट हैज टू वियर डबल क्लॉथिंग इवन इन मॉडरेट विंटर्स ऑफ बॉम्बे, कवर्स अप विद 3 blankets, कैन स्टे विदाउट फैन थ्रू आउट द समर, नो कंप्लेंट्स इन सन। तो भाव गया कि ये चिली है। मेंटल्स की तरफ बढ़े तो कह रहे हैं मेंटल्स में गुड एट स्टडीज सिंस चाइल्डहुड, स्टडीड ऑन हर ओन, ब्रैकेट में कह रहे हैं वाज नेवर फोर्स्ड।
throughout scored high percentage of marks. हम्म If she decided to top the class, she would anyhow accomplish it. हम्म If she decided to do something, she would be determined enough to accomplish it. हम्म तो सर ने इस वर्जन को लिया कि डिलीजेंट है और कंसाइंस है, इसका मतलब बहुत बढ़िया। a well-read person at 18 years of age with good grasping power, she had habit of reading books of knowledge and novels. Says, I eat and drinks books. हम्म 18 साल की एज में एक पढ़ने वाला, ठीक ठाक पढ़ने वाली पर्सनैलिटी होने के साथ इसकी बड़ी अच्छी ग्रेस्पिंग पावर थी और इसको आदत थी बुक पढ़ने की, नॉलेजेबल नॉवेल्स को, और कहती थी मैं, मेरा खाना है और पीना है बुक किताबें। बहुत बढ़िया जी। आई ऑल्सो राइट स्टोरीज एंड फैंसीफुल स्क्रिप्ट। उसने बोला कि मैं स्टोरीज भी लिखती हूँ और फैंसीफुल स्क्रिप्ट भी लिखती हूँ। तो इसको बहुत बड़े सर ने लिया, ये इंटेलेक्चुअल है और फैंसीज वाली भी है। बीच में कोई बात करना चाह रहा है? नहीं जी। अब फैमिली हिस्ट्री में गए तो कह रहे हैं नहीं, फैमिली हेडिंग डाल के कह रहे हैं, ये फैमिली का वर्जन। फैमिली वाज ए फैमिली ओरिएंटेड गर्ल, ओबीडियंट एंड क्वाइट अटैच्ड टू फैमिली। इनके गुड गर्ल हुई, फैमिली से अटैच है। फ्रेंड्स को लेकर के, फ्रेंड्स वाज नाइदर कंप्लीटली एन एक्सट्रोवर्ट। ये व्यूज हैं, फैमिली ने क्या बताया, या फ्रेंड्स व्यू। फ्रेंड्स व्यू, फैमिली व्यू। हाँ, was neither completely an extrovert nor an introvert. Whenever she made any new friendship, she would constantly dwell on that event. She would go on reliving the whole incidents of how she meet the new person, what they talked, what her friend must have thought about her, what she must be doing now, what they will be doing. Later, she would even imagine herself going out with that friends for a Himalayan tours or whenever she liked. तो फ्रेंड्स व्यू में देखा गया तो उसको इन्वर्जन के हिसाब से लिया कि इंट्रोस्पेक्शन है, इंट्रोस्पेक्टिव है। फैंसीज प्लीजेंट है क्योंकि हिमालय पे जाती है उनके साथ, थॉट्स में भी, इमेजिन में भी। और फैंसीज प्लीजेंट में हिमालय पे जाना और क्या क्या घटनाओं उसने जी अपने फ्रेंड्स के साथ जब तक रहती थी उनको याद करना, अच्छी अच्छी घटनाओं को। तो यहाँ बड़े सर ने लिया ये फैंसीज प्लीजेंट वाली भी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हरसेल्फ क्या बताया उसने? हरसेल्फ नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, नॉट एट ऑल इंडिपेंडेंट, रिक्वायर ऑलवेज ए फ्रेंड। मुझ में कॉन्फिडेंस भी नहीं, मुझे कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए होता है हमेशा सपोर्ट के लिए। ए सपोर्ट टू गो एनीवेयर, इवन टू नॉन एंड अननोन प्लेसेस, डज नॉट टॉक इजीली विद एवरीबडी, क्वाइट शाई, नेवर टेक्स एनी बोल्ड स्टेप्स, always want help from brother or friends, has no confidence in herself, not much of anger or quarrels with everyone, very fearful and terrified at night. She would never sleep alone at night or could never go out alone at night, cannot sleep with light off in the room, fear of cockroaches। ये सब उसने अपने आप बताया। तो इससे निकल के आया इस स्टेटमेंट से कि वो टिमिड भी है और क्लिंगिंग हो भी सकती है, या तो इसे क्लिंगिंग में लेंगे जो कहीं नहीं जा सकती किसी के बिना। माइल्डनेस भी ले सकते हैं, माइल्डनेस है ही, फियर ऑफ डार्क है ही। क्लिंगिंग पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा सर ने अभी।
स्लीप को लेके कह रहे हैं डिस्टर्ब्ड बाय ड्रीम्स, नींद उसकी ड्रीम से डिस्टर्ब होती रहती है, जी। नींद बढ़िया नहीं आती। ड्रीम्स क्या आते हैं? हम्म, एज इफ सीइंग हॉरर मूवीज, ड्रीम्स ऑफ कॉकरोच, ह्यूज ड्रीम आते हैं जैसे कि वो कोई हॉरर मूवीज देखती है और जी। कॉकरोच, बड़े बड़े कॉकरोच, बड़ा कॉकरोच दिखता है, ऐसा ड्रीम आता है। तो बड़े सर ने इसको बदला फियरफुल ड्रीम्स, ड्रीम्स ऑफ इंसेक्ट। बहुत बढ़िया। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड के बारे में पूछा तो नील, हम्म, कोई नहीं। अब बड़े सर कह रहे हैं कि वी प्रोसीड इन फॉलोइंग मैनर, हम जी। फॉलोइंग मैनर में प्रोसीड करेंगे। नंबर 1, इन द फर्स्ट प्लेस द गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज which is not the neuroendocrine, which is at the neuroendocrinal level, that is fifth stage of suppression, probably after suppressed mumps in 1989। हम्म, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लड़की सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, जो डिजीज से सफर कर रही है, जो कि एक फिफ्थ स्टेज का न्यूरोएंडोक्राइनल लेवल का डिजीज है, और वो संभवतः आया है सप्रेस होकर के मम्स के बाद, जो कि उसको हुए थे 1989 में। नंबर 2, वी हैव टू ट्रीट मैन इन डिजीज, so we try to find out her genetic constitutional, which means we take her innate characteristics that is non-diseased nature that are outstanding। तो दूसरा कदम हमें यहाँ ये उठाना होगा, क्योंकि हम जो है ट्रीट करते हैं मैन को डिजीज में, न कि डिजीज को मैन में। वी ट्रीट मैन इन डिजीज, तो इसलिए हमें ढूंढना होगा उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशनल से ढूंढ निकालना होगा, खोजना होगा, जिसका मतलब है कि इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेना होगा, जो कि नॉन डिजीज नेचर की होगी, जो उसमें जो उसके सिम्टम, जो उसके इंफॉर्मेशन उसकी पैथोलॉजी को जस्टिफाई ना करें, पैथोलॉजी से हटके, डिजीज से हटके, उसके नॉन डिजीज नेचर वाले जो इंफॉर्मेशन है उन्हें हमें निकालना होगा, इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि आउटस्टैंडिंग होती हैं। So we have a constitution which is timid, mild, intellectual, conscientious, which has peculiar tendency to fanciful ब्रैकेट वगैरह fanciful thinking and introspection, फिर ब्रैकेट से बाहर करें, which at the same time is chilly with the extreme thirst and covers tubercular diathesis, और साथ में चिली भी है, एक्सट्रीम थर्स्ट भी है, और वो कवर करती है ट्यूबरकुलर डायथीसिस भी है उसमें। यहाँ हल्का सा मैं बता दूं, जो बड़े सर का बहाव आ रहा है, ये थर्मल थर्स्ट का ये बिल्कुल पहले लिया हुआ होगा इंफॉर्मेशन को, गोइटर होने से पहले। अदरवाइज कई बार जिसको थायराइड हो रखी हो, जिसको गोइटर हो रखा हो, उसके थर्मल थर्स्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो कन्फर्मेटरी नहीं होते। तो पक्की बात है कि बचपन से ही सर ने पीछे से लेकर आए होंगे कि ये चिली रही थी पहले। बिल्कुल बस वो बिल्कुल चिल्ली और उसको लेकर आए ना, और फिर उसके बाद भी वो कह रहे हैं मुंबई जैसी जगह में 2-2 स्वेटर पहनना, 3-3 ब्लैंकेट लेना, जहां बहुत कम ठंड होती है, इतनी ठंड नहीं होती। हाँ, लेकिन बस थोड़ा सा भाव मेरा यहाँ ये था कि अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, जी, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, उसके थर्मल थर्स्ट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। हाँ भैया, वो शुरुआत से कह रहे हैं, वैसे तो वो कह रहे हैं कि अनडिजीज्ड नेचर के हमारे को बहुत सारे वो लेने हैं। हाँ अमित पाल क्या कह रहे हैं? कोई और बोल रहा है? सर मैं कह रहा था कि इसका टीएसएच इतना ही बड़ा होता तो ये वाले सिम्टम्स ठंड उसके तो एक्सट्रीम होने पे भी नॉर्मली थे, कोई डिसीज के ही लग रहे हो, टीएसएच भी बहुत हाई था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बड़े सर ने यहाँ कंसिडर तो करे हैं, लेकिन उसको नॉन डिजीज स्टेट में लेना है, तो थर्मल थर्स्ट को खास करके ध्यान रखना है। आपके डायबिटीज में या ये न्यूरो एंडोक्राइनल लेयर में जो है ना, जा करके ये थोड़े से गड़बड़ कर जाते हैं।
अगर पीछे से चला आ रहा है वो बचपन से ही ऐसा, तो तब ये कन्फर्म हो जाएगा। बिल्कुल, वो कंसीडर करने हैं डिसीज से पहले के। हाँ, पहले के। हाँ जी, जी बीच के आगे नहीं, बढ़े बाद सर कह रहे हैं, हाँ अमितपाल आगे बढ़े आगे सर कह रहे हैं, टेक द ब्रॉडकास्ट, सॉरी ब्रॉडकास्ट गलती बोल गया, टेक द ब्रॉडेस्ट और लार्जेस्ट रूब्रिक। अब हमें ब्रॉडेस्ट सबसे बड़ा और लार्जेस्ट रूब्रिक लेना होगा, और वो है टिमिडिटी। जैसे पीछे सर बता भी चुके कि हमें बड़े से बड़ा रूब्रिक लेना चाहिए, उसके इननेट कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड सिचुएशन का, एंड कंबाइंड इट विद इंटेलेक्चुअल। टिमिडिटी लो और इसको कंबाइंड करो इंटेलेक्चुअल से। रिजल्ट आया चिली कंसाइंसियस, चिली कॉन्स्टिट्यूशंस विच आर टिमिड एंड हैव एन इंटेलेक्चुअल ट्रेट, दे आर, जो चिली कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और टिमिड भी हैं इंटेलेक्चुअल भी हैं, वो निकल के आए एकोनाइट, बेलाटाकार, बेलाडोना, कार्सिनोसिन, कोकुलस, हाइसाइमस, इग्निशिया, मर्क। ब्रैकेट में कह रहे हैं चिली इन क्रॉनिक, हॉट इन एक्यूट। अच्छा, मर्क जो है वो चिली हो जाती है क्रॉनिक में और हॉट रहती है एक्यूट में। ये भी हम हाँ जी। ध्यान दें, सर ने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और साथ में फिर ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं नेट्रम कार्ब है, नक्सोमिका है, फास्फोरस है, प्लम्बम है, सीपिया है, साइलिशिया है, स्ट्रामोनियम है। ये हमारे पास एक ऐसा ग्रुप आ गया जो चिली कॉन्स्टिट्यूशन है, टिमिड है और इंटेलेक्चुअल है। Out of the above remedies which may have timid but intellectual constitution, were proceeded to find out which of them is fearful of dark and which of them has tendency to be absorbed in fancies. अब हमें ऊपर जो मेडिसिन आई है, रेमेडीज आई हैं, इनमें से निकालना होगा जो फियर ऑफ डार्क जिनमें हो और टेंडेंसी ऑफ फैंसी जिनमें हो। तो फैंसीज को लेकर के कह रहे हैं, फैंसीज एब्जॉर्ब इन हैज फॉलोइंग चिली रेमेडीज। अगर हमने रूब्रिक लिया फैंसीज एब्जॉर्ब इन और उनमें हमने देखी कि चिली रेमेडीज कौन कौन सी है, तो निकल के आ गई आर्निका, ओरम, आर्सेनिक, क्यूप्रम, कालिफॉस, साइलिशिया, स्ट्रामोनियम। So we have only Silesia and Stramonium, ब्रैकेट में कहा इनको, coming down unscathed in the final result, both of which incidentally have fear of dark too. बड़े सर कह रहे हैं हम इस तरह से साइलिशिया और स्ट्रामोनियम पे पहुंच गए फाइनल रिजल्ट में, लेकिन इंसिडेंटली दोनों को अंधेरे से डर लगता है बहुत। In this manner, we have been able to reduce the selection of similimum to 2 remedies from large group of 125 remedies in timidity by the process of elimination. बड़े सरकारी इस तरह से हम 2 रेमेडीज पे पहुंच गए 125 रेमेडीज में से जो टिमिडिटी में मिलती थी, एलिमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू। फाइनली इट इज द नॉलेज ऑफ मैट्रिया मेडिका which will be used to help us narrow down or zero down on the minimum. और भाई फिर फाइनल कोर्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बोल देते इसको, फिर हम मैट्रिया मेडिका में पहुंचेंगे, वो हमें जीरो डाउन तक लेके आएगा सिमिलिमम के लिए। नैरो डाउन करते हुए जीरो डाउन कर देगा, एक जगह लाकर खड़ा कर देगा कि ये है सिमिलिमम, वो करेगी हमारी मैट्रिया मेडिका की नॉलेज। बिल्कुल। Now the feel of the various remedies come in handy. The history of the patient projects an image or feel of constitution which is more stable, though timid and involved in fancies. The fancies which she is absorbed in are also quite moderate and not exalted or intense as it would have been if she was स्ट्रामोनियम। अब बेसिकली यहां देखा हमने हिस्ट्री में पेशेंट की कि वो इमेज प्रोजेक्ट करती है, फील देती है, कॉन्स्टिट्यूशन विच, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की फील आती है कि जो ज्यादा स्टेबल है, यद्यपि टिमिड है, फैंसीज भी हैं, लेकिन फैंसीज जो है वो कह रहे क्वाइट मॉडरेट हैं, बहुत एग्जाल्टेड नहीं है, उसमें बहुत इंटेंस भी नहीं है। अगर ऐसी होती तो हम जाते स्ट्रामोनियम की तरफ, अगर बहुत एग्जाल्टेड होती, बहुत मॉडरेट ना होती। द फियर, फ्राइट और
For that matter, all the actions of stramonium as regard speed and in intensity would be high, which was not the case here. स्ट्रामोनियम की यहाँ पर स्पीड भी हाई होनी चाहिए थी, इंटेंसिटी भी ज्यादा हाई होनी चाहिए थी, फ्राइट फियर को लेकर के सभी मैटर ऑफ ऑल एक्शंस को लेकर के स्ट्रामोनियम की हाई होती, वो यहाँ है नहीं इस केस में। तो बड़े सर ने फिर एलिमिनेट कर दी मैथमेटिका की नॉलेज से। Thus the extreme was covered up by both. Tubercular diathesis was covered by both. The structure and build was covered by both. Only the speed and intensity of actions and reactions pointed to silesia. अब डिस्पोजिशन मैच कर दिया इधर जी, which incidentally also has the good girl image. और भाई इंसिडेंटली कि साइलिसिया एक की एक गुड गर्ल इमेज भी होती है। बिल्कुल। इस तरह से बड़े सर पहुंच गए साइलिसिया पे। कितनी खूबसूरत तरीके से साइलिसिया को स्ट्रामोनियम को अलग करा। 4 अप्रैल 1997 में रेमेडी वाज गिवन साइलिसिया 1m 1 डोज, एडवाइज टू रिड्यूस एल्ट्रोक्सिन टू 1/2 टैबलेट पर डे। साइलिसिया 1m देकर के एक खुराक और उनको कहा कि एल्ट्रोक्सिन को आधी कर दो, एकदम मत हटाओ, आधी कर दो। 6 मई 1997 में जब आया पेशेंट फॉलोअप में तो देखा एपेटाइट इंप्रूव्ड, स्लीप प्लीजेंट ड्रीम्स, रिपोर्टेड फीलिंग्स ऑफ फ्रेशनेस, लेजीनेस, लेथार्जी रिड्यूस, डिजायर टू रीड मोर बुक्स, स्वेलिंग नेक। ये एसक्यू का मतलब क्या होता है दोस्त? सेम क्वेश्चन। अच्छा, सेम क्वेश्चन, सेम। अच्छा, सेम। अभी पेन, काफ मसल्स, सम एसक्यू का भी चलो देखो अभी एक बार और कहीं से निकले। सम कुछ कम हुए या सेम है? सेम क्वेश्चन है दोस्त, सही कह रहे हो अमित। क्या पेन का मसल्स एसक्यू, दर्द नहीं कम हुए, सूजन नहीं कम हुई, साइकोसिस नहीं आई, धीरे धीरे जनरल इंप्रूवमेंट आएंगे, उसके बाद ये जाएंगे आगे। कह रहे हैं इन शॉर्ट जनरल बिलोंगिंग टू पेशेंट शो इंप्रूवमेंट पर्टिकुलर ऑफ पेन एंड स्वेलिंग से एसक्यू, एडवाइज टू डिसकंटिन्यू एल्ट्रोक्सिन। और सर ने अब इसको पहले ही फॉलोअप में एल्ट्रोक्सिन को डिसकंटिन्यू करवा दिया और दिया एसएल। हेलो 7 जून 1997 को जब आई तो स्वेलिंग ऑन नेक रिड्यूसिंग, जर्नल ऑफ स्टेमिना, एपेटाइट बेटर एज बिफोर, पेन इन लेग एसक्यू का मतलब है लगभग वो ये कि अभी थोड़ा बना है, स्लीप रिफ्रेशिंग, नो मोर ड्रीम्स, पेन स्लाइट नियर द रीजन ऑफ पैरोटिड लास्टिंग फॉर 3 days। मम्स से आया था ना केस इधर, इसलिए पेन स्लाइट नियर द रीजन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड लास्टिंग फॉर 3 दिन तक रहा, रिटर्न ऑफ ओल्ड सिम्टम। सर ने कहा, लिखा के देखो पुराना सिम्टम, ओल्ड सिम्टम रीअपियर। फिर एसएल दिया 8 जुलाई 1997 को जब फॉलोअप लिया तो कह रहे हैं पेन स्लाइट नियर पैरोटिड्स प्लस एंड लेग पेन्स बेटर, नोडुलर स्वेलिंग डिसअपियरिंग। नंबर 1। नंबर 2 थायराइड फंक्शन टेस्ट, कह रहे हैं T3 हो गया 85 माइक्रोग्राम, T4 हो गया 6.3 माइक्रोग्राम और TSH हो गया 3 माइक्रोग्राम जो कि 125 था। नंबर 3 पॉइंट क्या देखा इस फॉलोअप में? ड्राई कफ फॉलोड बाय कोराइजा। ये सबसे बाद का एक्सटोराइजेशन आ गया, ड्राई कफ फॉलोड बाय कोराइजा के साथ। तो ये क्योर केस है अकॉर्डिंग टू सिम्पली। एकदम क्लियर है। किसी को कोई क्वेरी है यहाँ? किसी को कुछ ऐड डाउन करना है? सर लास्ट में सर जो ये ड्राई का फ्लोट कोराइजा है जी सर, लास्ट पॉइंट, तो इसका मतलब कि फिर वो अपना जो है जो लेयर ऑफ सप्रेशन था उसने चेंज कर दिया और ऊपर आ गया।
हाँ बाहर आ गया, बिल्कुल रिवर्सल है सर ये, मतलब जी जी, जैसे 16 वापस में ये एक्सटीरियराइजेशन रिवर्सल क्योर के दौरान। जी, जी। जो स्टार्टिंग हुई थी वो 5th लेयर से हुई थी, इंडोक्राइन और जो न्यूरो का उसको था। 5th लेयर से वापस उसके बाद आना वो शुरू हुआ, हमें केस जो मिला जी, जी। वो फर्स्ट पे 5th पे कैसे पहुंच गया उसकी कोई हिस्ट्री जरा सी मम्स की तो मिल रही थी। जी, जी, जी। अदरवाइज ये जो हमने रिवर्सल में देखा कि हायर लेयर से लोअर लेयर की तरफ कैसे बढ़ते बढ़ते केस क्योर हो गया। जी, जी। ये और जो रेस्पिरेशन पे जो आ गया, रेस्पिरेशन वाला, ये कौन सा लेयर का होगा? है जी, जो ड्राई कफ आ रहा है, हाँ रेस्पिरेशन को ये ड्राई कफ और कोराइज है ना, रेस्पिरेटरी नहीं है, ये नेजल नोज म्यूकस मेम्ब्रेन तक है उधर। डॉक्टर साहू, सबसे ऊपर आ गया। इनकी क्लिनिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलर डायथिसिस मिली है, इसका जी, मतलब जी। एक्सटीरियराइजेशन शुड कम थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब बात समझ, जी, जी। वो ऐसा, क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री में तो इसका हाँ मतलब इस बच्चे के साथ कहीं ना कहीं खांसी की दिक्कत रही होगी। सर ने 3 जगह शुरुआत लिख रखा, ट्यूबरकुलर डायथिसिस। हाँ, और जी, दूसरी बहुत ही अच्छी बात अमित बिल्कुल। शर्मा ने जोड़ी भाई, थैंक यू। देखो पीछे ट्यूबरकुलर डायथिसिस है तो कफ एंड कोराइजा की तरफ लेके जाएगा केस, है ना। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। और मजे की बात है कि अगर इस गले का मसला है, थायराइड ग्लैंड है, हाँ तो जी, भी तो भी खांसी खुर्रे से जाएगी वापसी। हाँ जी। अगर एक बहुत अगर बढ़िया। स्किन की होती तो खुजली, लेकिन दाने निकल कर आते पास लेकिन स्किन में। ये बात अमित शर्मा बहुत ही रेलेवेंट हो गई आपकी आज, कि अगर ट्यूबरकुलर डायथिसिस का पेशेंट है तो जनरली स्किन के हाँ इरप्शन की जगह वो ड्राई कफ एंड कोराइजा की तरफ को होके जा सकता है, अमित पाल भाई, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जा सकता है क्योंकि पीछे वही टेंट पड़ा है ना। हाँ ट्यूबरकुलर डायथिसिस का। हाँ, तो टेंट पड़ा है तो वो बहुत अच्छी बात है। और पीछे अगर सोराइसिस एक्जिमा वाला टेंट पड़ा है तो हो सकता है कि ईचिंग से जाके खत्म हो केस। हाँ हाँ ऐसा भी कह लो चलो, लेकिन अगर डायथिसिस की बात करें तो ट्यूबरकुलर डायथिसिस होती है, और ये ग्लैंडुलर हो सकती है, या और कई डायथिसिस कई तरह की होती हैं। तो लेकिन एक चीज और है देखने की, हाँ कि बात हजम के अकॉर्डिंग भी देख लो, अगर वो भी आएगी तो हाँ वो सोरी की आनी चाहिए। ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोरी का अब आया ऐसा नहीं था कि इसे टीबी हो जाती हाँ, ऐसा तो वापस होना भी आके, नहीं। तब नहीं हाँ लेते जी, हम इसको रिकवरी में। हाँ हाँ, रिकवरी में तब डॉक्टर नहीं लेते। शायद अभिषेक सर या डॉक्टर धीरेन्द्र नहीं, साहब का था ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत जी बढ़िया। हाँ इसमें ना बस, मतलब अब देखिए एक केस हो गया, दूसरा मेरे को लगता है इसी केस को जैसे हम बार बार डिस्कशन करते हैं ना, यहाँ बड़े सर ने बिल्कुल साफ साफ सारी चीजें लिख रखी है कि रूब्रिक वो उठाया जो साफ हमारे को दिखाई दे रहा है, जो उसके साथ थ्रू एंड थ्रू चल रहा है, जो उसका इन्नेट है, अनडिजीज्ड नेचर जो है उसका और अभी इन्नेट भी है, इन्नेट बिल्कुल। instinct है। बिल्कुल, है ना। ये तो बहुत ही क्लियर हो गई बात, उस दिन दीपशिखा कह भी रही थी, आज पता नहीं आई है क्या। आज हाँ है हाँ तो। जी बस हाँ मैंने हाँ। दीपशिखा ने उस दिन बड़ी अच्छी बात कही थी कि भैया एक बात तो पक्की हो गई है, जो पहले से बड़े सर कहते आ रहे थे कि बड़ा रूब्रिक उठाएंगे बड़ा- और इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक वाला उठाएंगे आज के बाद। हाँ 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 जी। जी। तो ये दूसरे केस में भी सर ने सिद्ध कर दी बात कि बड़ा हाँ रूब्रिक जी। उठाते थे और इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक वाला उठाते थे और बाद वालों से एलिमिनेट करते थे बिल्कुल दवाइयों हाँ से। कितना खूबसूरत ट्रैक मिल रहा है हम लोगों को, बिल्कुल क्लिनिक पे इसको अप्लाई करें तुरंत बिल्कुल। के तुरंत। डॉक्टर साहू सर, डॉक्टर अभिषेक भाई, इनेट में जन्मजात, इनेट हाँ है मीन्स साहब, जन्मजात क्या है? है जी। इनेट मीन्स दिया जात। हाँ जन्मजात, जो पीछे से इनेट आया, जो डिजीज का हिस्सा ना हो, जन्म, उसके डिस्पोजिशन का बिल्कुल, हिस्सा हो। बिल्कुल हेल्दी कंडीशन का जो सिम्टम हो उसका। ऑब्वियस, जी हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल साहब। बिल्कुल। तो बहुत हेल्थी बढ़िया, यहीं रुकेंगे, केस तो ये बाद में करेंगे। अमित शर्मा का बड़ा अच्छा इशारा है, केस बड़ा हो जाता है तो इसी पे ही एक दो बात अगर किसी का और मन है तो बात करने का अपनी बात रख सकते हैं। इसमें भी पवन बस बहुत सिंपल, एक बार बड़े सर ने बहुत अच्छे से बताया था
जी बड़े सर ने ही बताया था, केस का एग्जांपल देकर बताया था जी कि देखिए यहाँ फैंसीज आ रही हैं, फैंसीज हैं इमेजिनेशन, यानी कि माइंड इमेजिनेशंस में और उसमें जा रहा है। लेकिन सर कहते थे कि साइलिशिया दो इंटेलेक्चुअल है, इमेजिनेशन काम है इमोशंस का। लेकिन सर बार बार 2-3 केसेस में बताया कि साइलिशिया इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद भी इमोशंस में और फैंसीज में जाती है। हम्म एक बार सर ने उसमें बताया था क्लेयरवॉयंस में भी कि क्लेयरवॉयंस में देखो कितनी मेडिसिन हैं, लेकिन साइलिशिया भी है कि इतनी इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो उसमें जा रही है, क्योंकि क्लेयरवॉयंस पार्ट सर ने बताया कि ये हमारी सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, ये हाँ, इमोशन से वैसे रिलेटेड। तो इंटेलिजेंट मेडिसिन ही क्लेयरवायंस में जाएंगी भी। इंटेलिजेंस उसकी क्या कहते हैं जिनकी सेंसिटिविटी होगी, हाँ इंटेलिजेंस जिनकी इंटेलेक्ट वाली होगी, हाँ जी। जिनका इंटेलेक्चुअल पावर इमोशंस कंट्रोल नहीं कर, हाँ, क्लेयरवॉयंस नहीं में आप सही कह रहे हैं, इनका प्रैक्टिकल साइड में झुकना बनता था, हाँ जी लेकिन ये हाँ सेंसिटिविटी की वजह से क्लेयरवायंस की तरफ चली गई। हाँ, सर ने तब ये बताया था कि साइलिशिया को ध्यान रखोगे कि इंटेलेक्चुअल बहुत है जरूर है, लेकिन उतनी ही सेंसिटिव भी हो जाती है ये। देखो मजे की बात यहाँ ये निकल के आए कि इंटेलेक्चुअल प्लस सेंसिटिव बंदा जाएगा क्लेयरवायंस साइड में, और इंटेलेक्चुअल प्लस कम सेंसिटिव वाला बंदा जाएगा कैलकुलेटिंग या प्रोफेसी वाली साइड में। हाँ जी हाँ ये अच्छी बात आपने बता दी। राइट साइडेड रेमेडी जाएंगी हाँ प्रैक्टिकल साइड में सेंसिटिव, हालांकि हाँ जी सेंसिटिव अपने आप में लेफ्ट का ही लिया था, लेफ्ट साइड का ही कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन साइलिशिया को लेके बहुत अच्छी बात आपने कह दी। और इसलिए कैलकेरिया भी क्लेयरवायंस में जाता है, लेकिन वो सेंसिटिविटी की वजह से ज्यादा है उधर, है ना। क्लेयरवायंस में कैलकेरिया भी है, ओफिडिया भी है, वो सब साइलिशिया भी है। sensitive- हाँ, टिमिड भी बनता है, टिमिड डरपोक भी क्लेयरवायंस में जाते हैं, क्योंकि वो सचेत क्लेयरवायंस जो है अलर्ट रहने का माध्यम है, हाँ जी तो इसलिए टिमिड रेमेडी, इंटेलिजेंट रेमेडी, सेंसिटिव रेमेडी, ये क्लेयरवायंस की तरफ बढ़ती हैं दोस्त। हाँ जी चलो यहीं रुकेंगे, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आज। सबको नमस्ते, जी सर। सबको राम राम, नमस्ते। सबका धन्यवाद भाई। जय राम जी सर, जय राम जी को राम राम भाई, राम राम, राम राम साहब, राम राम सर। राम राम बेटा, राम राम बेटा, राम राम सर। राम राम साहब जी, राम 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 साहब, मुकुट। राम राम साहब सबको जी।